तर आज आपण हिंदीच्या लेक्चरमध्ये बघणार आहोत 9th लेसन रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी वो आज हम लेसन देखने वाले हैं। इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। इनका जन्म हुआ था 1970, मृत्यु 1978। तो ये जो एक पार्ट है वो एक एकांकी से लिया गया है। एकांकी का मतलब एक नाटक का हिस्सा होता है, उस हिस्से से उन्होंने एक पार्ट को उठाया है। इस पार्ट में उन्होंने एक शिक्षा मतलब स्त्री शिक्षा का महत्व समझाने की कोशिश की है कि जो हमारा समाज है वो स्त्रियों को कैसे उतारता है, मतलब उनका अपमान करता है। उनके हिसाब से स्त्री को शिक्षण देना इतना जरूरी नहीं है और स्त्री सिर्फ चौका चूल्हा या फिर घर संभालने के लिए या फिर संसार संभालने के लिए ही बनी है। जो ऐसे जो समाज के जो विचार है, दुष्ट विचार, उन विचारों को नाश करने की और एक समाज को एक नया विचार देने की उन्होंने कोशिश की है। तो इस पार्ट से वो हमको बताना चाहते हैं कि जो स्त्री शिक्षा होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है। मतलब अगर एक स्त्री पढ़ती है तो उसके शिक्षा लेती है, फिर उसके जीवन में अगर प्रगति होती है तो उसके साथ वो अपने जो आजू बाजू मतलब जो उसके परिवार वाले होते हैं उनका भी उनके साथ विकास होता है और उसको अपने बारे में मतलब डिसीजन लेने के लिए मतलब पता चलता है कि अपने डिसीजन कैसे लीजिए, क्या अपने के लिए अच्छा है, क्या नहीं बुरा है, क्या बुरा है, वो सब एक शिक्षा से स्त्री को पता चलता है। जो महाराष्ट्र में स्त्री शिक्षा के लिए जो चळवळ मतलब जो आंदोलन किया गया था वो फर्स्ट किया था महात्मा ज्योतिराव फुले। उनको फुले बोलते थे ताकि जब वो मतलब मुंबई या फिर पुणे में जब वो आए थे पुणे में, तो स्टार्टिंग में वो अपने परिवार के साथ फूल बेचने का काम करते थे, इसलिए उनको उनका नाम मतलब जो सरनेम था वो उनको फुले मिल गया था। तो महात्मा ज्योतिराव फुले जो थे वो जब 21 साल के थे तब उन्होंने अंग्रेजी मीडियम से 7वीं कक्षा का उन्होंने अपना अभ्यास पूरा कर दिया था जब वो 21 ईयर्स के थे। फिर 1817 में उनकी शादी हुई थी सावित्रीबाई फुले के साथ। तो उनके साथ शादी करने के बाद वो जो समाज में स्त्री भ्रूण हत्या थी, मतलब अगर किसी को पता चलता है कि बच्ची है पेट में तो उसका उसी टाइम उसको मतलब नष्ट करते थे। और जो एक प्रथा थी कि अगर किसी का पति मर जाए तो उसको जिंदा जलाते थे। सब लड़कियों को शिक्षा नहीं मिलता था, सिर्फ जो लड़के थे वही स्कूल जाते थे। तो उन सब का नाश करने के लिए, समाज का उद्धार करने के लिए, उद्धार मतलब डेवलपमेंट करने के लिए समाज में, उन्होंने जो लड़कियों को पढ़ाने के लिए पुणे में स्कूल ओपन किया था। वो पहला स्कूल था लड़कियों के लिए जो उन दोनों ने मिलकर ओपन किया था, सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले। तो स्टार्टिंग में जो लड़कियां आने के लिए डर जाती थी या फिर घबराती थी, तो इस वजह से उन्होंने फर्स्ट अपनी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले उनको पढ़ाना शुरू कर दिया था। उन्होंने उनको सब पढ़ा दिया जो उतना उनको आता था, फिर वो जाकर लड़कियों को पढ़ाती थी। अब इस सब को मतलब जो है काम कर रहे थे समाज सुधारक, काम करते समाज के कल्याण के लिए, तो उस टाइम के जो बेवकूफ लोग थे वो उनको उस टाइम पे भी विरोध करते थे। जब वो रास्ते से चलते थे तो उनके ऊपर गोबर फेंक के मारना, पत्थर फेंक के मारना, उनके घर के आगे तोड़फोड़ करना, तो वो सब काम वो करते ही रहते थे। फिर भी इन जो समाज सुधारक थे पति पत्नी महात्मा ज्योतिराव फुले एंड सावित्रीबाई फुले, उन्होंने हार नहीं मानी थी और उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए हमेशा आवाज उठाई थी। और आज उसी के कारण मतलब जो लड़कियां पढ़ रही है तो उसी का कारण है कि महात्मा ज्योतिराव फुले उन्होंने आंदोलन किया, चळवळ मतलब आवाज उठाया स्त्री शिक्षा के लिए, और उसी के कारण आज लड़के इतनी आगे बढ़ रही है हर एक क्षेत्र में। तो जो प्रस्तुत एकांकिका है मतलब जो एक नाटक है उन्होंने हिस्सा लिया है। इस नाटक में 5 पात्र है, मतलब टोटल 5 कैरेक्टर है। एक ही उमा जो पढ़ी लिखी सुशिक्षित है, उसकी माँ प्रेमा, माँ का नाम है, और पिता का नाम है रामस्वरूप, और जो शंकर है वो लड़का उसको देखने के लिए आने वाला है और उसके पिता का नाम है गोपाल प्रसाद। मतलब ये 5 कैरेक्टर है। तो क्या होता है एकांकिका है तो उन्होंने ब्रैकेट में बहुत कुछ लिखा है। तो स्टार्टिंग करते हैं कि वो बोलते हैं कि जैसे ही अंदर के दरवाजे से अंधेरे में एक ना आदमी दिखाई देता है उनको जो अधेड़ उम्र का है। अधेड़ उम्र मतलब मिडल एज का इंसान अंदर से आते हुए दिखाई देता है और उसके साथ में एक नौकर होता है। तो दोनों एक तख्त को उठाकर बाहर आते हैं। तख्त मतलब एक लकड़ी की बनाई हुई बड़ी चौकी जिसके ऊपर बैठा जा सकता है और सोने के लिए भी यूज कर सकते हैं। वो तख्त जो गाँव में मोस्ट ऑफली होती है लकड़ी से बनाते, बीच में डोरी यूज करते, मतलब हाँ थ्रेडी यूज करते हैं और उससे वो बनाते। तो वो दोनों लेकर आते। एक से राम स्वरूप ने पकड़ा था, दूसरा से राम के नौकर ने पकड़ा था वन साइड। तो लेकर वो आ रहे थे तो राम स्वरूप बोलते अबे धीरे धीरे चल,
अब तखत को हाँ मोड़ दे वहां वहां। तो फिर वो रतन पूछते बिछा दे साहब। तो फिर रामस्वरूप थोड़ा गुस्सा होकर बोलता है और क्या करेगा, जब परमात्मा के यहाँ अकल बांट रही थी तो तू सबसे देर पहुंचा था क्या? बिछा दो साहब क्या पूछ रहा है, इतना पसीना क्यों बहा हमने? तो फिर वो रतन सॉरी जो नौकर होता है रतन को हंसते हुए रख देता है। तो रामस्वरूप का कहने का मतलब क्या था, उन्होंने जो तख्त लाई थी वो बिछाने के लिए ही लाई थी और ऊपर से नौकर पूछता है कि बिछा दूं क्या साहब? तो उनको थोड़ा गुस्सा आ गया और वो गुस्से में उसके ऊपर चिल्ला दे कि परमात्मा की यहाँ जब अकल बांट रही थी तो तू कहाँ गया था, या फिर तू देर से पहुंचा था क्या? परमात्मा मतलब ईश्वर भगवान के यहाँ जब अकल बांट रही थी तो देर से पहुंचा था क्या? और बिछादे साहब क्यों पूछते हैं, मतलब ये जो उन्होंने पसीना बहाया था वो तक अंदर से बाहर लेके आ रहे थे, वो बिछाने के लिए लाए थे और ऊपर से वो ऐसे सवाल पूछ रहे थे तो उनको थोड़ा गुस्सा आ गया। फिर वो अपने बीवी जी से कहते हैं, बीवी मतलब प्रेमा से कहते हैं कि कमरे से हारमोनियम सितार लेके आ। हारमोनियम सितार जो होता है वो वाद्य मतलब संगीत बजाने के लिए यूज किए जाते हैं, हारमोनियम एंड सितार। तो बोलते हैं कि अंदर से लेके अंदर के कमरे से। फिर वो बोलते हैं कि इसको उनकी जो लड़की है उमा उसको भी तू तैयार कर ले। तो फिर वो प्रेमा बोलती है माँ कि तुम्हारी लड़की तो मुंह फुलाकर बैठी है, मतलब वो नाराज होती है, फिर थोड़ा सा गुस्सा है उनसे। तो बोलते हाँ वो फिलहाल तो नाराज है। तो फिर क्या हुआ? तो तुमने जो कहा था उसको ठीक ठीक करके लेके आना। तो रामस्वरूप बोलते हैं कि हाँ मैंने कहा था, वो लड़के वाले थोड़े वैसे ही है, मतलब उसको थोड़ा ढंग से आने के लिए बोलो, ढंग से मतलब लड़कियों की जैसे चाल होती है वैसे थोड़ा धीरे से वैसे आने के लिए बोलो। उनका एक लड़कों वालों का एक विचार ही था कि वो जो लड़की के पिता थे वो वकील थे, सभा सोसाइटी में जाते थे, मतलब पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड थे, पर उनका एक विचार था कि जो लड़की है वो पढ़ी लिखी नहीं चाहिए वकील होने के बावजूद। फिर वो बोलती है उनकी पत्नी प्रेमा उनसे, फिर इस मामले में उनके लड़के का क्या विचार है? अगर पिता चाहता है कि लड़की पढ़ लिखी नहीं चाहिए तो लड़का क्या चाहता है? तो फिर वो बोलता है कि बाप से तो बेटा सवा से, वो भी बीएससी किया हुआ है और अभी इसमें लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं, लेकिन उसके भी विचार वैसे ही है, वो भी चाहते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी ना हो, मतलब इतना वेल एजुकेटेड होने के बाद भी वो चाहते थे कि उनकी जो बहू है या फिर इसकी जो पत्नी है वो पढ़ी लिखी ना हो। मतलब किसी किसी के विचार होते हैं कि अगर पढ़ी लिखी बहू आएगी या फिर पत्नी आएगी तो बहस करेगी, और वो दूसरी साइड नहीं देखते कि वो हमें सपोर्ट करेगी, मतलब हर एक चीज में हाथ बार हो, मतलब मदद मिलेगी। अगर दोनों भी काम करने जाए तो उतना फाइनेंशियल सपोर्ट मतलब फाइनेंस मिलता है घर में, तो सेकेंड साइड कोई सोचता ही नहीं है। सिर्फ उनको एक बिना पढ़ी लिखी मतलब मैट्रिक पास की लड़की चाहिए थी। मैट्रिक मतलब सिर्फ 10th स्टैंडर्ड तक पास हुई पास मतलब इतना ही पढ़ी लिखी। तो फिर बोलता है कि वैसे उनकी ख्याल है तो हम भी क्या करें, और बेचारे लोग की लड़की वाली साइड तो उनको चुपचाप सब सुनना पड़ रहा था। वो दोनों पति पत्नी बात कर रहे थे कि लड़की का जो परिवार है वो कैसा है। तब तक रतन धीमे आवाज में आवाज देते कि बाबूजी बाबूजी। तो रामस्वरूप मतलब खिड़की से बाहर झाँक कर देखते कि क्या हुआ। तो बोलते कि अरे प्रेमा वो लड़के वाले आ भी गए, तुम उमा को समझा देना कि थोड़ा गा भी जाओ, थोड़ा करीब से मतलब थोड़ा ढंग से नीचे आए। उतना होकर वो जाते हैं बाहर और फिर जो लड़के वाले होते हैं उनको स्वागत करते हैं उनका कि आइए आइए। फिर बोलते हैं कि घर ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई, मतलब कुछ परेशानी तो नहीं हुई आपको घर ढूंढने में? तो फिर बोलते ठीक परेशानी क्यों होगी? गोपाल प्रसाद बोलते हैं लड़की के पिता कि परेशानी क्यों होगी, जो तांगे वाला था वो जानता था आपका रास्ता, घर के रास्ता, इसलिए हमको कोई परेशानी नहीं हुई आपका घर ढूंढने में। तो फिर रामस्वरूप बोलता है ठीक है, और कहिए शंकर बाबू कि कितनी दिनों की छुट्टियां है? तो फिर वो बोलता है शंकर लड़का होता है वो कि छुट्टियां तो नहीं है, कॉलेज की छुट्टियां तो उसको नहीं होती है, तो जो वीकेंड में होता है, वीकेंड 2-3 दिनों की छुट्टी, तो उस वीकेंड में वो लड़की देखने के लिए आया था। तो फिर वो बोलते कि अगर मतलब जो लड़का पिता होता है लड़की का पिता रामस्वरूप, वो आगे पूछता है कि आपका कॉलेज खत्म होने में अभी साल भर ही बचा हुआ होगा ना? तो फिर शंकर बोलते कि नहीं 1-2 साल तो चला जाएगा कॉलेज खत्म होने के लिए। तो फिर वो चौंक जाते कि 1-2 साल शादी के बाद भी? तो बोलते हैं कि हाँ मैं 1-8 साल का मार्जिन रखता हूँ, मतलब पढ़ते समय वो 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा गैप
रखते थे बीच में, मार्जिन रखना मतलब गैप रखना, मतलब अभी नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा बीच में ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर से पढ़ेंगे। इसलिए उसने कहा था कि कॉलेज खत्म होने के लिए इसको 1-2 साल तो जरूर लग जाएंगे। तो फिर गोपाल प्रसाद बोलते हैं अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। अभी बिजनेस की बातचीत, तो रामस्वरूप थोड़ा चौंक गए कि बिजनेस, मतलब वो तो सिर्फ लड़के देखने आने वाले, बीच में बिजनेस की बात करते हैं। फिर वो समझ जाते हैं कि अच्छा बिजनेस, तो फिर बोलते कि उससे पहले थोड़ा चाय पानी तो हो जाए, चाय नाश्ता। तो फिर जो लड़के का पिता होता है वो बोलता है कि उसमें मतलब आप इतना शिष्टाचार क्यों दिखा रहे हो, वो तो बाद में भी हो जाएगा। तो फिर वो बोलते कि नहीं ये मेरा शिष्टाचार नहीं है, ये तो मेरा बड़प्पन है, मतलब मेरी तकदीर बहुत अच्छी है कि आप हमारे घर में पधारे या फिर विराजे हैं। उसको वर्ड यूज किया कि तशरीफ लाइए आपने हमारे घर में, तो वो उनका बड़प्पन था, ऐसे रामस्वरूप ने बोला। फिर वो मतलब वो चले गए अंदर चाय नाश्ता की तैयारी करने के लिए, फिर लाने के लिए। तो गोपाल प्रसाद अपने लड़के से बोले कि क्यों, क्या हुआ? तो बोलते कुछ नहीं। तो फिर उन्होंने बोला कि फिर ऐसा मतलब छुप के क्यों बैठा है, ब्याह तय करने आए हैं ना, तो कमर सीधी रख। तेरे फ्रेंड सही बोलते कि तेरी बैड बोल, मतलब उतने वो बोले तब तक जो रामस्वरूप थे वो चाय नाश्ता लेके चले आए, तो चुप हो गए। तो फिर वो बोलते कि आखिर आप माने नहीं ना, आपको मना किया था चाय नाश्ते के लिए, फिर भी आप लेके आए। बोलते कि वो तो हमको करना ही चाहिए, लड़की वाले हैं हम। तो रामस्वरूप उनसे पूछते हैं कि चाय आप कैसे लेंगे, मतलब उनको चाय दे रहे थे तो वो पूछ रहे थे कि आपको ऐसी चाय चाहिए, विलायती चाय या फिर हिंदुस्तानी चाय। तो फिर रामस्वरूप बोलते कि नहीं, मुझे तो आधा दूध और आधी चाय और थोड़ा एक्स्ट्रा चीनी, ज़्यादा चीनी पसंद है चाय में। तो फिर तब तक खाक कर, मतलब जरा जो शंकर होता है वो गला साफ कर बोलता है कि अगर सरकार को आमदनी करनी है मतलब थोड़ा कुछ पैसा कमाना है सरकार को, तो सरकार सोच रही कि अभी वो चीनी पर जो ज़्यादा चीनी लेगा उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाए, ऐसा उसने शंकर ने कहा। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं कि जैसे शंकर बोलते हैं कि अगर सरकार को आमदनी चाहिए, मतलब थोड़ा लोगों से पैसा चाहिए, तो उनको शक्कर चीनी के ऊपर वो टैक्स बढ़ाने वाली थी। तो बस उसके ऊपर गोपाल प्रसाद बोलते हैं कि अगर सरकार को सच में आमदनी कमानी है तो उसको एक चीज पे ऊपर टैक्स लगाना चाहिए। तो फिर जिज्ञासा से रामस्वरूप पूछते हैं कि वो चीज कौन सी है। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं कि खूबसूरती पर टैक्स लगाना चाहिए सरकार को। वो एक ऐसा टैक्स है कि देने वाला चुप भी नहीं करेगा, मतलब देने वाला कुछ बोलेगा भी नहीं और चुपचाप टैक्स सरकार को दे देगा अगर खूबसूरती के ऊपर टैक्स लगा दिया जाए तो रामस्वरूप बोलते वाह वाह खूब सोचा आपने। तो बोलते कि जो उनका जमाना था तो आजकल खूबसूरती को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है हर एक चीज, मतलब शादी ब्याह में। तो बोलते कि हमारे जमाने में तो ये सब चीजें कुछ मायने ही नहीं रखती थी, मतलब वो एक जमाना था कि अगर शादी करनी है तो लड़के वाले पिता, मतलब लड़के वाले जो होते हैं पेरेंट्स, माँ बाप लड़की के माँ बाप दोनों तय करते थे कि शादी करनी है कि नहीं। और कभी लड़का भी मुंह नहीं देखते थे, शादी से पहले ना लड़के एक दूसरे का मुंह देखते थे। शादी होने के बाद जब फर्स्ट टाइम मिलते थे तो उनको पता चलता कि हाँ हमारा पति ये है, उसके बाद उनको मतलब फेस देखने के लिए मिल जाता था। अभी भी कुछ जगह ऐसा है कि अगर तुमको शादी करनी है तो मतलब जो पेरेंट्स होते हैं वो फिक्स कर देते हैं, और जो सिर्फ लड़की होती है उसको मतलब पूछा भी नहीं जाता तुझे शादी करनी है या भी नहीं। मतलब मेरे फ्रेंड के घर में ऐसा एक्चुअली है, मैंने उसको एक बार पूछा था कि अगर तुझे शादी करनी होगी तो तेरा डिसीजन क्या होगा। तो उसने मुझे बोला कि मुझे पूछेंगे ही नहीं। मैंने क्यों? बोलते नहीं हमारे में शादी मतलब जो होता है वो पापा ही फिक्स कर देते हैं और हमको सिर्फ हाँ मतलब पूछा ही नहीं जाता, वो फिक्स करेंगे कि कौन से लड़के के साथ करने के वो सब देखेंगे, हमको सिर्फ बैठना होता है मंडप में। तो मेरा तेरा भी तो कुछ ओन डिसीजन होगा ना, तेरा मतलब तुझे कैसा लड़का चाहिए तो वो तो सिर्फ पापा ही देखेंगे कि किस लड़के के साथ शादी करने, और सिर्फ फोटो दिखाई जाएगी शादी से पहले कि हाँ मतलब ये तेरे पति का फोटो है, उतना ही। हमको मिलने भी नहीं देते शादी से पहले, जो मिलना है वो शादी के बाद, तो सिर्फ एक फोटो दिखाई देती है लड़की को और लड़की को, और जो मतलब शादी होती है वो पेरेंट्स डिसाइड करते हैं आज भी मतलब किधर किधर वैसा है। तो फिर वो बोलते कि हमारे जमाने में तो मतलब वो कोई जो खूबसूरती थी वो मायने नहीं रखती थी, सिर्फ जो पत्रिका मिलाते थे जन्म पत्री वो मिलती तो शादी तय हो जाती थी। तो फिर वो बोलते कि हाँ तो ये तो ठीक बात है गोपाल प्रसाद। तो रामस्वरूप
ये सब बात शंकर से पूछते कि क्या आपका इस मामले में क्या विचार है। तो शंकर पूछता कि किस मामले में, तो वो बोलते कि यही कि शादी ब्याह में खूबसूरती का कितना इम्पोर्टेंस होना चाहिए, फिर खूबसूरती को कितना हमको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो शंकर को टोकते हुए गोपाल प्रसाद बोलते कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि शादी ब्याह में जो खूबसूरती है वो निहायती है, मतलब एक इम्पोर्टेंट चीज़ है उनके लिए खूबसूरती शादी ब्याह में। और जो कुंडली होती है मतलब जायचा होता है, जायचा मतलब जन्मपत्री दोनों की, वो दोनों की तो मिलनी ही चाहिए तभी शादी होगी। तो फिर रामचंद्र बोलते कि हाँ उसमें क्या जन्मपत्री है तो ऐसे भी मिल जाएगी, और अगर हम इस ठाकुर जी की चरणों में रख दे तो समझो कि वो मिल ही गई। ठाकुर जी मतलब भगवान के चरणों में रख देंगे दोनों की कुंडली तो समझो कि वो मिलनी ही चाहिए। तो फिर वो बोलते कि जो गोपाल प्रसाद होते हैं उनकी सोची वैसी होती है, वो बोलते हैं कि लड़कियों को अधिक पढ़ाना नहीं चाहिए, उनको सिर्फ तो घर के थोड़े कुछ काम काज आने चाहिए, और जो सिलाई होती है कपड़े सिलना, फिर वो वेस्ट ऑफ वेस्ट होता है, वो थोड़े से काम होते हैं वो सिर्फ आने चाहिए बस। तो रामचंद्र हाँ हाँ मिलाते हैं, उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं और बोलते हैं कि पान की तस्तरी लेके आओ, अंदर को मतलब अंदर के साइड को आवाज देते हैं। तो जो उमा होती है वो पान की तस्तरी लेके आती है, तस्तरी मतलब छोटी सी थाली होती है उसमें वो पान लेके आती है। जब वो चलती है तो जब वो मतलब अपना मुंह ऊपर उठाते हैं तो उसकी नाक के ऊपर चश्मा दिखाई देता है उन दोनों को, लड़के मतलब लड़का शंकर और उसके पिता गोपाल प्रसाद। जैसे वो चश्मा देखते तो दोनों एक साथ बोलते कि चश्मा, तो वो पूछते कि लड़की को चश्मा कैसे लगा। तो फिर रामस्वरूप बोलते कि ना 2 महीने पहले या फिर कुछ दिन पहले इसकी आंखें बहुत दुख रही थी, तो डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिन उसको चश्मा लगाना पड़ेगा, इसलिए बाकी कुछ नहीं। तो फिर गोपाल प्रसाद बोलते कि पढ़ाई का कुछ तो मामला नहीं है ना कि पढ़ने बिढ़ने का उसको चश्मा लगा, तो बोलते कि नहीं। तो फिर वो बोलते कि मैंने आप मतलब अर्ज किया कि मतलब जो रामस्वरूप बोलते वो बोलते कि मैंने आपको बताया ना इसको सिर्फ आंखों में दर्द हो रहा था, इसके कारण डॉक्टर ने चश्मा लगाने के लिए दिया। तो फिर बोलते ठीक है बेटी ठीक है, यहाँ आकर बैठो। तो रामस्वरूप बोलते कि बेटी जिस तख्त पर उन्होंने हारमोनियम सितार रखा था उस तख्त पर जाकर तुम बैठ जाओ। तो फिर गोपाल प्रसाद बोलते चलो चाल में तो कुछ खराबी नहीं है, मतलब वो चल के आ रही थी तब वो उसे गौर से देख रही थी, चाल में तो कुछ खराबी नहीं है, तेरे पर चेहरे पर भी छवि है, छवि मतलब तेज है। और फिर वो बोलते कि गाना वगैरह भी बजाती है क्या, तो रामस्वरूप बोलते कि हाँ मतलब वो गाना भी बजाती है। तो रामस्वरूप अपने बेटी से बोलते हैं कि कुछ गाकर सुना दो बेटे। तो जो उमा होती है वो उस टाइम का मशहूर भजन गाना शुरू कर देती कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, वो गाती है। और उस टाइम में उसकी जो पलकें होती है और जो शंकर की पलकें होती है झपकती मतलब दोनों की नजर के साथ मिल जाती है, तो शर्मा जाती है और चुप हो जाती है एकदम। तो फिर रामस्वरूप पूछते हैं कि बेटी चुप क्यों हो गई, आगे भी का थोड़ा कंप्लीट कर दो गाना। तो फिर जो होता है गोपाल प्रसाद वो बोलते कि नहीं बस है भाई साहब, मतलब आपकी बेटी का जो गला है आवाज वो भी बहुत सुरीली, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर वो बोलते कि पूछते हैं गोपाल प्रसाद कि तुम पेंटिंग भी करते हो क्या। तो रामस्वरूप बोलता है कि हाँ मैं तो आपको बताना ही भूल गया, जो दीवार पे वो वाली पेंटिंग है ना वो कुत्ते वाली पेंटिंग और वो वाली पेंटिंग मतलब वो हर तरह की पेंटिंग दिखाते हैं उनको। तो जो सारी पेंटिंग है घर में जो लटकाई हुई दीवार पर वो सब पेंटिंग उमा ने ही बनाई है, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती है। तो फिर वो बोलते कि पेंटिंग तो ठीक है पर सिलाई विलाई तो आती है ना। तो रामस्वरूप बोलते हैं कि हाँ तो घर की जो सारी सिलाई का जिम्मा है या फिर जो घर में सिलाई की जो जवाबदारी है वो सब इसकी मत्ते होती है, मतलब वही संभालती है। यहाँ तक कि मेरी जो कमीज है मतलब जो उनकी शर्ट्स होंगे वो सब सिलने का काम भी उमा ही करती है, मतलब उसको सिलाई भी आती है। तो फिर वो बोलते हैं कि तुमने कुछ इनाम विनाम कभी जीते हैं क्या। तो फिर वो उमा चुप होती है और उमा शांति से बैठी रहती है। तो वो उसके जो पिता होते हैं रामस्वरूप वो बोलते कि उमा कुछ तो जवाब दो, वो तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। तो फिर गोपाल प्रसाद बोलते कि उसको कुछ बोलने का मौका दो, इसलिए वो उसको बोलते कि बार बार कुछ बोलो। तो फिर वो थोड़े से धीमे आवाज में मतलब कठोर आवाज के साथ बोलती है कि मैं क्या कुछ बोलूं। अगर कोई व्यक्ति दुकान में जाता है खरीदारी करने के लिए तो जो टेबल कुर्सी होती है वो दुकानदार उस खरीदार को दिखाता है
टेबल कुर्सी से नहीं पूछता, वो अगर अच्छी लगी तो बिक जाती है, नहीं तो वरना तो मतलब उस दुकान में पड़ी रहती है, ऐसा वो बोल देती है साफ साफ। तो उसके पिताजी तो उसे चिल्लाते हैं, उमा उमा। तो फिर गोपाल प्रसाद बोलते हैं कि अब मुझे मतलब आपने मुझे यहाँ से मतलब बेइज्जत करने के लिए बुलाया था क्या? तो बोलते कि नहीं नहीं। तो बोलते कि हमारी बेइज्जती नहीं होती अभी तक, जो आप मेरी चाल देख रहे थे, मतलब नापतोल कर रहे थे, चाल देख रहे थे, मेरे चेहरे पर तेजियां नहीं देख रहे थे, मेरी आवाज देख रहे थे, मेरे में क्या कमियां हैं, क्या अच्छी बातें, वो सब जो आप नाप तोल रहे थे, उस टाइम हमारी बेइज्जती नहीं हुई। तो फिर वो बोलते कि आपकी बच्ची क्या कॉलेज में पढ़ी है? तो उमा बोलती कि हाँ मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है और कोई पाप नहीं किया है, मतलब आपके लड़के की तरह मैं कायर नहीं हूँ। आपके लड़के ने क्या किया था, गर्ल्स हॉस्टल में ताकझाकी करता था और उस टाइम में पकड़ा भी गया था। वैसे तो मैंने कुछ पाप नहीं किया है। एक बार तो नौकरानी के पीछे वो छुपकर भाग गया था, मतलब नौकरानी का सहारा लिया था उस कार्य से निकलने के लिए। कायर है आपका पुत्र, ऐसा उसने बोल दिया, और मैंने पढ़ लिख कर कुछ पाप नहीं किया है। तो फिर वो गोपाल प्रसाद गुस्सा हो जाता है, बोलते कि आपने सिर्फ हम इधर बेइज्जती करने के लिए बुलाया था, आपने हमारी इज्जत निकाल दी यहाँ आकर। तो फिर जो शंकर होता है बोलते कि चले बापूजी घर चलिए। तो उमा बोलते कि हाँ जाइए जाइए, और घर जाकर जरूर चेक करना कि आपके जो पुत्र है या जो आपका बेटा है उसकी रीढ़ की हड्डी है या भी नहीं। फिर बोलते कि बैकबोन, क्योंकि वो पहले भी ऐसा झुककर बैठा था, इसलिए उसने कहा कि आपकी बेटे की रीढ़ की हड्डी है या भी नहीं, वो चेक कीजिए और मुझे जरूर बताइए। तो फिर वो सब हो जाने के बाद जो उमा होती है वो सब चली जाती है, तो उमा शांति से खड़ी रहती है, और जो रामस्वरूप होते हैं उसके चेहरे पे तो बहुत गुस्सा होता है। तो इस स्टोरी से हमको क्या पता चलता है कि जो व्यक्ति होते हैं, अगर लड़का लड़की शादी करते वक्त दोनों का डिसीजन होना चाहिए कि लड़की को लड़की कैसे चाहिए या फिर लड़की को लड़का कैसे चाहिए। और मतलब कुछ एजुकेटेड होते फिर भी उनको लड़की पढ़ी लिखी नहीं चाहिए होती है, उनके ऐसे विचार होते कि लड़की पढ़ लिख के क्या करेगी, और या फिर पढ़ लिखेगी तो फिर झगड़ा करेगी घर में, या फिर हमारे डिसीजन मानेगी नहीं, वैसा किसी के ख्याल होते हैं। या फिर कोई बस इस वजह से शादी करना चाहते कि अगर लड़की घर में आएगी तो घर के कामकाज करेगी, वही कुछ नहीं। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि सिर्फ मतलब लड़की पढ़ी लिखी चाहिए होती है, नो प्रॉब्लम, पर लड़की पढ़ी लिखी होगी फिर घर में बैठी रहेगी, कुछ काम नहीं करेगी बाहर जाकर, ऐसे किसी के विचार होते हैं। या फिर किसी को सिर्फ शो ऑफ के लिए चाहिए होती है, मतलब ये जो है ना, हाँ, तो किसी को ऐसी लड़की चाहिए होती कि उसकी तरफ सारे लोग देखें, मतलब इतनी खूबसूरत चाहिए होती है, फिर उसके पास दिमाग हो या ना हो, सिर्फ खूबसूरती मायने रखती है किसी के लिए। पर कोई ऐसे देखता नहीं कि हम जितने पढ़े लिखे उतने लड़की भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, या फिर शादी के बाद दोनों मिलके काम करेंगे, दोनों घर संभालेंगे, ऐसे किसी के विचार नहीं होते। तो आजकल मतलब जो कुछ होते हैं लोग, अभी तो बहुत एजुकेटेड हो गए, तो किसी को मतलब पढ़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लड़की पढ़ी होगी तो और भी अच्छा लगता है। और आजकल तो वही चलता है कि जितना लड़का पढ़ा लिखा होता है, लड़की भी उतनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, तभी शादी होती है, नहीं तो शादी तो होती ही नहीं है। तो हमको यही ध्यान में रखना चाहिए कि इस पूरे पार्ट से वो हमको एक स्त्री शिक्षा का महत्व समझाना चाहते हैं कि मतलब लड़की को पढ़ाना चाहिए, पढ़ लिख कर बड़ा करना चाहिए, कि जब वो एक लड़की पढ़ती है तो सिर्फ उसकी अकेले की प्रगति नहीं होती, वो अपने साथ जितने लोग होते हैं उनको सबको साथ लेकर आगे बढ़ती है, और उनका मतलब एक पढ़ लिखने से उनके बीच में आत्मविश्वास निर्माण होता है कि हम हमारे डिसीजन खुद ले सकते हैं, हम उन्हें भी पता चलता है कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की भी जरूरत नहीं होती फिर लड़की को। फिर और शादी के बाद वो खुद भी कमाएगी तो हर एक चीज के लिए उसको पति के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, वो अपने लिए भी कुछ कर सकती है, अपने घर के लिए भी कुछ कर सकती है। तो ये सब वो अपने मतलब इस एकांकिका से या फिर इस नाटक से बताना चाहती थी कि स्त्री शिक्षा का महत्व इस समाज में कितना इम्पोर्टेंट है, स्त्री शिक्षा, वो सब इस पाठ से वो बताना चाहती थी। तो अभी हम इसका स्वाध्याय भी देख लेते हैं। स्वाध्याय में फर्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना के अनुसार कृति कीजिए, तो संदर्भ न करने के लिए बताया इधर हमको। तो इधर क्या है कि रिश्ते पूछे कि कौन किसका रिलेशन कैसा था, मतलब उसको नाम क्या था इसके रिश्ते में। तो राम स्वरूप प्रेमा, वो दोनों कौन थे, तो पति पत्नी थे, मतलब एक पति था तो एक पत्नी थी, तो उनका रिश्ते का हमने नाम लिख दिया। फिर राम स्वरूप और उमा के बीच में कौन सा रिश्ता था, तो वो पिता पुत्री थे,
रामस्वरूप पिता है तो उसकी पुत्री थी उमा। फिर रतन एंड रामस्वरूप में कौन सा रिश्ता था? तो जो रतन था वो नौकर था, रामस्वरूप मालिक था। तो वैसे शंकर एंड गोपाल प्रसाद वो उनके बीच में कौन सा रिश्ता था? तो पिता पुत्र थे, पिता और पुत्र। तो वैसे उनकी रिलेशनशिप लिखे हैं कि उनके रिश्ते कैसे थे। फिर एक सेकेंड वाला व्यवसायिक शिक्षा के नाम, मतलब जिस शिक्षा व्यवसाय के बारे में जो शिक्षा बताए गए थे शिक्षण, उसके नाम पूछे। तो उन्होंने बोला कि वकील थे, और दूसरा था एक मेडिकल, और तो उस शिक्षा के बारे में बोला गया था कि उसका व्यवसाय है। फिर नेक्स्ट है कि शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्यों के नाम। तो स्टार्टिंग में हम बोला था हारमोनियम एंड सितार, तो जो दो वाद्य है वो शास्त्रीय संगीत में यूज किए जाते हैं, संगीत के मतलब संगीत सुनाते समय, बजाते समय। तो शास्त्रीय संगीत के प्रयुक्त वाद्यों के नाम है हारमोनियम एंड सितार। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोपाल प्रसाद की दृष्टि में बहू कैसे होनी चाहिए थी उनको, मतलब उनकी बहू उनको कैसे चाहिए थी? तो जो खूबसूरत हो, जिसने ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, और जो घर के मतलब सिलाई विलाई, गाना गाने वाली थोड़ा सा, एंड हाँ चश्मा नहीं पहनती हो। तो ऐसे उनको एक बहू चाहिए थी कि जो खूबसूरत भी हो, सिलाई विलाई जानती हो, अधिक पढ़ी लिखी नहीं चाहिए थी, एंड चश्मा नहीं पहनने वाली चाहिए थी। तो चार चीजें उनको अपने बहू में नहीं चाहिए थे। फिर नेक्स्ट है कि कारण लिखिए, बाप बेटे चौक उठे। बाप बेटे चौक उठे, तो बाप बेटे कब चौक के उठे थे? जब उन्होंने देखा, मतलब जो उमा थी, जब वो पान की तस्ते लेके आ रही, तस्ते मतलब छोटी सी थाली, जब वो पान की छोटी सी थाली लेके आ रही थी, तो दो बाप बेटे ने एक साथ देखा कि जब उसका मुंह ऊपर उठ जाता है तो वो देखते कि उमा की नाक पर एक चेहरे पर एक सुनहरे रिम वाला चश्मा उनको दिखाई देते, और जैसे वो चश्मा देखते तो दोनों चौंक उठते, क्योंकि उनको लगता है कि वो पढ़ाई की वजह से उसको लगा है। तो फिर है कि उमा को चश्मा लगा, तो उमा को चश्मा क्यों लगा था? तो जो उसके पिता होते हैं रामस्वरूप, वो बताते हैं कि पिछले महीने में इसकी आंखें दर्द कर रही थी, इसलिए उसको चश्मा लगाना पड़ा। तो पिछले महीने उमा की आंखें दुखने लगी थी, इसी कारण उसने चश्मा लगाया था। फिर थर्ड वाला है कि रामस्वरूप ने हारमोनियम उठाकर गाने को कहा था। तो उसकी बीवी होती है, वो उसको बोलता है कि तुम हारमोनियम एंड सितार जो है वो बाहर तख्त पर लाकर रख दो। उसने ऐसा क्यों कहा था अपनी बीवी से? तो उसका कारण है कि रामस्वरूप गोपाल प्रसाद एंड शंकर को दिखाना चाहता था कि उसकी जो बेटी है वो हारमोनियम भी बजाती है, और इसी के कारण उसको हारमोनियम लेकर आने के लिए कहता है। फोर्थ क्वेश्चन है कि उमा को गुस्सा क्यों आया? उसको गुस्सा क्यों आया था? तो जो गोपाल प्रसाद थे तो उसके वो चश्मे के बारे में सवाल पूछ रहे थे, उसकी ताल चाल देखना, उसके तेरे चेहरे पे तेज देखना, फिर उसकी सिलाई विलाई, पेंटिंग, और उसका गाना बजाना, और उसकी पढ़ाई, इस सब के बारे में उसको सवाल पूछे ही जाते एक के बाद एक। तो इससे कारण उसको गुस्सा आया था, वो बार बार सवाल पूछ रहे थे उसकी पढ़ाई वगैरह के बारे में लेकर, तो उसको उस कारण से गुस्सा आया था। फिर लास्ट में एक स्वमत है कि सुनी पड़ी अंधविश्वास की किसी घटना में निहित आधारहीनता और अवैज्ञानिकता की विश्लेषण करके लिखिए। मतलब अविज्ञान मतलब जिसमें साइंस नहीं होता, फिर भी जिसको हम अंधविश्वास फॉलो करते हैं या फिर करते थे हमारे कोई पहले वाले लोग, तो उसके बारे में हमको विश्लेषण करके लिखना, मतलब विस्तार में लिखना है। जैसे कि पहले एक परंपरा थी कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट देती थी तो उधर से वो जाते नहीं थे, फिर वो कितना भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम क्यों ना होगा, काली बिल्ली ने रास्ता काट किया मतलब वो अशुभ मानते थे कि आज काम होगा ही नहीं। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, और इसको आपको एक विश्लेषण में बताना है। तो काली बिल्ली तो उसको उस साइड से जाना था इसलिए वो चली गई, उसको भी हमारे काम से कुछ मतलब था, और या फिर वो जानबूझकर हमारा काम नहीं होना चाहिए इसलिए उसने हमारा रास्ता काटा, हमको उधर से ही जाना था, वो भी उधर से जा रही थी, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि काली बिल्ली हमारे सामने से गई, इसका मतलब हमारा कोई आज का काम नहीं होगा। तो उस टाइम की अंधविश्वास थी। फिर और एक था कि अगर कोई बाहर निकल रहा है घर से काम के लिए, तो पीछे से कोई छींका तो फिर वो बोलते थे कि अभी काम करने के लिए नहीं जाना चाहिए, या उनका कहना था कि काम नहीं होगा, तो वो भी एक अंधश्रद्धा थी। अभी किसी को भी किसी वक्त भी छींक आ सकती है, सर्दी हो सकती है, तो छींक वो हमारे बॉडी पे ऊपर डिपेंडेंट होती है, और इससे काम के साथ कोई रिलेशन नहीं होता कि अगर छींक आ जाएगी तो किसी का काम नहीं होगा। तो इससे पहले जो अंधविश्वास थे वो सब लोग फॉलो
भी किसी किसी गांव में या फिर बहुत जो पिछड़े हुए एजुकेटेड ही नहीं है वो ऐसे लोग फॉलो करते हैं। तो इस सब जो अंधविश्वास है जो तुमको मतलब तुम्हें भी कुछ पता होगा अंधविश्वास के बारे में, उसको सब विस्तार में लिखना है, डीप एक्सप्लेन करके लिखना है और वैसे क्यों होता है वो भी लिखना है। तो ये स्वमत है जो आप लोग लिखोगे।